दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के हैं, आपका यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपी टीजीटी इकोनॉमिक्स, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स, डीएसएसबी इकोनॉमिक्स, आपका झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स, बिहार पीजीटी इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं लेकर आता रहूँगा हमेशा। चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। हैरार्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन स्वरूप है स्थिर साधन अनुपात वाला या परिवर्तन साधन अनुपात वाला या कॉप डगलस अनुपात उत्पादन फलन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हैरार्ड आर्थिक जो मॉडल है, इन्होंने गुणांक और त्वरक दोनों पे क्या बोलते हैं अपनी प्रोसेस पे इन्होंने काम किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो गुणांक और त्वरक है इनके इनके बीच में एक बिहेवियर को संबंध को स्थापित किया है। इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो बैलेंस है यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को बनाए रखने में परिवर्तनशील साधन अनुपातों का प्रयोग किया है। जैसे कि हमारा डेल्टा वाई अपॉन में वाई मल्टीप्लाई में आई अपॉन में डेल्टा वाई, तो ये डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट गया, सपोज दैट मैं मानता हूँ, तो ये आई अपॉन में क्या आ जाएगा वाई, यानी इन्वेस्टर अपॉन में वाई। और ये जो होता है ये एस अपॉन वाई भी होता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इनकम के बराबर ही आएगा, क्योंकि सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या कंजप्शन प्लस सेविंग वो वाई के बराबर होती है, या कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट वो भी वाई के बराबर होती है। तो अगर हम एस और वाई बराबर करते हैं, वाई से वाई कट जाए तो एस इजिकल टू वाई आ जाएगा। तो ये हमारा परिवर्तनशील साधन अनुपातों का नियम है जो हैरार्ड ने आर्थिक समृद्धि में मॉडल में वो स्वरूप दिया था इसका। निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है ये बताना है। हैरार्ड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात अनु अनु अनुपात्मक रूप में शामिल है। डोमार के मॉडल में तकनीकी गुणक पूंजी अनुपात में रूप में शामिल है। हैरार्ड के मॉडल तकनीक गुणांक पूंजी अनुपात के रूप में शामिल है। या डोमर के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी ग्राम अनुपात के रूप में शामिल है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो क्वेश्चन था हैरार्ड के ऊपर में बताया था, जो गुणक और त्वरक पे दोनों पे शामिल है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैरार्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। तो हैरार्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन वृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि ऑप्शन हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, क्या रखा है, निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर, बचत और निवेश की समानता के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया था एस बराबर आई होता है, आया ना। तो निवेश की मांग और पूर्ति की समानता के आधार पर, तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों की जिस दर पर ऋण देता है वह दर क्या कहलाता है, रेपो रेट, बैंक रेट या रिवर्स रेपो रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक रेट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, यानी जिस रेट पे लोन देता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। जब शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। और जब कमर्शियल बैंक के पास मनी ज़्यादा हो जाती है और मनी का फ्लो को रोकना होता है तो आरबीआई उनसे पैसे ले लेती है, और उसके बदले में जो मतलब लाभांश यानी प्रॉफिटेबल या रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक को देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। समझ पाए? तो ध्यान रखना, आरबीआई अन्य बैंकों का जिस दर पर ऋण देता है, तो अगर वो लॉन्ग रन होता है तो वो बैंक रेट होता है, ठीक है। और बैंक रेट हमारा 1934 में आया था, ठीक है, ध्यान रखना। और रेपो रेट भी मैंने आपको बता दिया और रिवर्स रेपो रेट भी बता दिया। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, बैंक रेट होगा, जिस बैंक रेट में ये ऋण देता है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए आएगा तो भी यही होगा, और जिस रेट पे दे रहा है ये भी आएगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ना बोला था, यानी
क्या अल्पकालीन के लिए तो रेपो रेट होता। समझ पाए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भिन्न विकल्प पूछ रहा है इसमें। क्या पूछ रहा है? भिन्न विकल्प। तो नाबार्ड होगा, IDBI होगा, सिडबी होगा या सेबी होगा। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा इसमें सेबी होगा। ये ग्रामीण बैंक के लिए होता है। ये भी हमारा इसी से जुड़ा होता है, सिडबी भी इसी से जुड़ा होता है। लेकिन जो सेबी है, सेबी मतलब SEBI, इसे शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी शेयर बाजार से जुड़ी होती है, ये एक वॉचिंग यानी कि निगरानी करने वाली एक संस्था होती है। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। ठीक है। और अन्य जो जो बाकी जो ये पॉइंट है, ये हमारे बैंकिंग सिस्टम की प्रणाली है। ठीक है, समझ में आई। ये जो सेबी की स्थापना हमारी 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था योजना आयोग है, वित्त मंत्रालय है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ये तो आप जानते ही हैं, CSO होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1991 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल बचत की सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का, निजी कॉर्पोरेट सेक्टर का, या सार्वजनिक क्षेत्र का, या विदेशी क्षेत्र का। दोस्तों कभी भी बचत की बात आ जाए, सेविंग की बात आ जाए, ध्यान रखना हमारे इंडिया में महान से महान लेडीसें होती हैं जो हमेशा सेविंग करती हैं, यानी कि अपने हस्बैंड के पॉकेट मनी से चुरा लेती हैं और बचत कर लेती हैं। क्योंकि आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जैसा अभी कोरोना टाइम आया था, तो कोरोना टाइम में जो घरेलू आपकी डोमेस्टिक इनकम यानी डोमेस्टिक जो जो कंज्यूम उपभोग जो करते हैं, उपभोग में से भी बचत लेती है, यानी कंजप्शन में से कम पैसा खर्च करके उसमें से बचा लेती हैं। तो ये हमारी इंडिया की ही औरतें हैं। ऐसी देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो ऐसी देवियाँ हमारे देश में और अदर देश में भी होनी चाहिए, जो बचा के चलती हैं। क्योंकि उनके बचाने से हमारे लाइफ में जो भी एक्सपेंसिव होते हैं, अगर कोई लंबा खर्चा आ जाता है तो वही वो उसको मतलब उबार पाती हैं उस चीज़ से। ठीक है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन आएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है IRDA, जो IRDB जो लिखा हुआ है IRDA, इसका मीनिंग होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हमारा एक्ट आया था 1999 में। इसके अंतर्गत होता क्या है कि यह एक बीमा होता है, एक बीमा रेगुलेट करता है। ये एक संस्था होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। ध्यान रखना, जो अब तेलंगाना में है। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में। ये एक सरकार के द्वारा फ्रीडम लंबे समय के लिए एक संस्था होती है जो इंश्योरेंस रेगुलेट करती है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, इसमें कौन सा होगा? औद्योगिक क्षेत्र के लिए होती है, बीमा क्षेत्र के लिए होती है, या बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग नहीं, बीमा क्षेत्र के लिए होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिवेश निधि संबंधित है, यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सार्वजनिक क्षेत्र से होता है, निजी क्षेत्र से होता है, या दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय विनिवेश निधि है, ये दोनों सेक्टर से होता है। ऑप्शन क्या होगा? थर्ड आएगा, जो जीडीपी में ये ग्रोथ करता है हमारा। ठीक है। जैसे कि जो कृषि का योगदान इसके अंदर हमारा 70.9% है, और जो सर्विस सेक्टर है हमारा उसमें हमारा 57.9% है। ठीक है। और बिजनेस सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा 24.2% इसका योगदान है। तो ये दोनों ही पॉइंट आएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से संबंधित योगदान, अधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सर्विस क्षेत्र का, या व्यापारिक क्षेत्र का? तो दोस्तों तो इसमें हमें वर्तमान में देखना है कृषि क्षेत्र में द्वारा होता है, या औद्योगिक क्षेत्र का, या सेवा क्षेत्र का, या व्यापार क्षेत्र का।
तो इसमें हमारा जो आएगा सर्विस सेक्टर, मैंने आपको बताया था अभी 57.9% ये इंक्लूड है, तो ये राष्ट्रीय आय में ज़्यादा अधिक योगदान करता है। भारत का वह राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय जिसकी न्यूनतम है वो हमारा पहला ऑप्शन उड़ीसा है, दूसरा बिहार है, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बिहार है। पर कैपिटल इनकम सबसे कम है इसकी यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हमारी गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। समझ पाए? ठीक है। वहाँ पर कैपिटल इनकम समथिंग 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो देश की सबसे सर्वाधिक इनकम है पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट कुछ घंटे में यानी कुल घंटे में सबसे अधिक अंश होता है। पहला ऑप्शन है राजस्व घाटा, दूसरा मौद्रिक घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा और चौथा राजकोषीय घाटा। तो दोस्तों, जो भारत में बजट के कुल घाटे में यानी कुल घाटे में सबसे अधिक अंश होता है, यानी सबसे ज़्यादा घाटा किसका होता है? राजस्व घाटा होता है, यानी कि राजकोषीय घाटा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट। ये राजकोषीय घाटे का हमारा फॉर्मूला होता है कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में राजस्व रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस में ऋणों की वसूली यानी कि रिकवरी ऑफ डेप्ट प्लस अदर रिसीप्ट, ये होता है। और जो राजस्व घाटा होता है यानी रिवेन्यू डेफिसिट, वो होता है हमारा रिवेन्यू राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसीप्ट, यानी जितना आपने खर्चा किया है और जितना आपको प्राप्त हुआ है, यानी जितना रिसीव हुआ है उससे ज़्यादा आपने खर्चा किया है। प्राथमिक घाटा होता है प्राइमरी डेफिसिट। क्या होता है इसमें? फिजिकल डेफिसिट माइनस में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऑप्शन हमारा मैंने आपको बता चुका हूँ, राजकोषीय घाटा ही होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में आशा योजना है संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं सशक्तिकरण से है, ग्रामीण क्षेत्र में बाल कल्याण से है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें यही कह रखा है कि जो आशा योजना है हमारी, ये ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड होती है, जो स्वास्थ्य सेवाओं से मुहैया कराती है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट। भारत में स्टाम्प शुल्क, जो स्टाम्प शुल्क है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑप्शन पहले आपको बता देता हूँ कि क्या होता है, कि स्टाम्प शुल्क आपको बता देता हूँ होता क्या पहले। ये एक टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और इसकी वसूली राज्यों द्वारा की जाती है, यानी रिकवरी कौन करता है? स्टेट करती है। और इनसे प्राप्त जो रेवेन्यू होता है वो राज्यों द्वारा रख लिया जाता है। और इस श्रेणी में जो हमारी औषधि हैं, औषधि मतलब दवाइयाँ, मेडिसन, या एक तरीके से केमिकल, जो एक्साइज ड्यूटीज़ है, और जो संघीय सेंट्रल जो लिस्ट बनी होती है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी होती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, आरोपण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है परंतु संग्रह राज्य सरकार करती है, ये सही है। और आरोपण तथा संग्रहण दोनों केंद्र सरकार नहीं करती, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं करती है, ये राज्य सरकार करती है। आरोपण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है परंतु संग्रह केंद्र सरकार द्वारा नहीं। आरोपण संग्रहण दोनों राज्य सरकार द्वारा नहीं, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेमा। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमारा जो फेमा है, FEMA, जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी विनिमय के प्रबंधन से संबंधित होता है। ये हमारा 1999 में आया था, जो कि बाहरी व्यापार और भुगतान के सुविधाजनक बनाने में और भार यानी वेटेज को विदेशी मुद्रा का जो मार्केटिंग है उसको वेटेज को कम करने से है। और
साथ में हम अपनी जो स्थिरता है उसको डेवलप करने, यानी जो हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर है, जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसको इंक्रीज करने से है। ठीक है, और साथ में हम उसको स्टेबिलिटी को ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज करें और फॉरेन सेक्टर की जो डिमांड है उसको हम कमी कर दें। ठीक है, पहले इसका नाम फेरा था, फीरा। ठीक है, इसमें ये कह रखा है कि विदेशी मुद्रा विनिमय एक्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट एक्ट, ये हमारा 1973 में था। इसमें यही था कि ये इसका, और ये हमारा आया था 1 जून, यानी 1 जून को 1 जून 2002 में इम्प्लीमेंट हो गया था ये फीरा, फीमा मतलब। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय से नियम से है, या विदेशी विनिमय के प्रबंधन से है, विदेशी विनिमय के अर्जन से है, या विदेशी विनिमय के संरक्षण से। तो ये दोस्तों विदेशी विनिमय के प्रबंधन से, मैनेजमेंट से है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर देना। मैं आगे भी वीडियो आपके लिए कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।